नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी में युद्ध छिड़ा है, जो लड़ाई छिड़ी है, क्या वो बढ़ती चली जा रही है? और ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब प्रधानमंत्री मोदी को दखल देना पड़ रहा है, मोदी जी को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। यानी देश और दुनिया छोड़कर मोदी जी अब घर के झगड़े को सुलझाने के लिए बैठ गए और आज उन्होंने कई लोगों को फ़ोन किया उत्तर प्रदेश की लड़ाई के जो किरदार हैं, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली बुलाया और 1 घंटे तक, दोस्तों 1 घंटे तक मोदी जी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी साहब से बातचीत करते रहे कि किसी तरह से झंझट खत्म हो। मोदी से मिले हैं भूपेंद्र चौधरी। करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री के साथ भूपेंद्र चौधरी की बैठक हुई है। अब दोस्तों, सच्चाई ये है कि ये जो उत्तर प्रदेश में जंग छिड़ी हुई है, शीत युद्ध छिड़ा हुआ है, एक तरफ अमित शाह हैं और दूसरी तरफ योगी हैं। एक तरफ अमित शाह की लॉबी है और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की लॉबी। ये जो जंग छिड़ी है, जो कोल्ड वॉर है, शाह वर्सेस योगी, जिसमें लंका लगी हुई है यूपी बीजेपी की आजकल। दरअसल इस शीत युद्ध में अगर कोई बुरा फंसा है तो मोदी जी फंस गए, मोदी जी खुद फंस गए। और उसकी वजह यह है कि एक तरफ इस लड़ाई में मोदी जी के चाणक्य हैं, आप कह सकते हैं मोदी जी के शैडो अमित शाह, जिनके बगैर काम नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, जिनको मोदी जी हटाना तो चाहते हैं, लेकिन मोदी जी के पास योगी का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। तो योगी को लेकर भी असमंजस है मोदी जी में। इसलिए ऐसा लोग कहते हैं कि मोदी जी चाहते हैं कि कम से कम कुछ दिनों के लिए फॉर सम डेज, सम मंथ्स, इस शीत युद्ध को विराम दे दिया जाए। आप कह सकते हैं फुल स्टॉप नहीं, कॉमा लगा दिया जाए 3 महीने के लिए। अब 3 महीने क्यों? आप पूछेंगे वाई 3 मंथ्स, 3 महीने क्यों? 3 महीने इसलिए क्योंकि 3 महीने बाद 3 राज्यों में, बड़े क्रूशल स्टेट्स हैं, यहाँ चुनाव होने असेंबली के, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। अब तीनों राज्यों में बीजेपी की दाल पतली है। मोदी जी हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। चांसेस ये हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा कहीं हाथ से ना निकल जाए। इसलिए मोदी जी चाहते हैं कि कम से कम 3 महीने ये जो कोल्ड वॉर है, शाह वर्सेस योगी, इस पर कम से कम अगर फुल स्टॉप ना लगा पाऊं तो कॉमा ही लगा दूं, कुछ दिनों के लिए रोक दूं। अब अगर कम लफ्ज़ों में कहूं, कम शब्दों में कहूं, तो उत्तर प्रदेश को लेकर मोदी जी पहली बार बैकफुट पर आ गए। और उनके बैकफुट पर आने से एक तरफ जहां पर योगी थोड़ा थोड़ा अपनी बाजुओं की ताकत दिखा रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य झुकने का नाम नहीं ले रहे, और सबसे ज़्यादा मज़ा अखिलेश यादव ले रहे हैं। संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। यूपी में योगी के नेतृत्व पर भरोसा है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। अब दोस्तों, मोदी जी ने अमित शाह के साथ भी मीटिंग कर ली, जेपी नड्डा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ भी मोदी जी ने मीटिंग कर ली, मोदी जी ने योगी से भी फ़ोन पर बात कर ली, और मोदी जी ने आज भूपेंद्र यादव जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनसे भी 1 घंटे बातचीत कर ली बंद कमरे में। सवाल इस बात का है कि मोदी जी किस नतीजे पे पहुंचे, मोदी जी का सॉल्यूशन क्या है। और जैसा कि जानकार बता रहे हैं जानकार, उनका कहना है कि मोदी जी का जो फॉर्मूला है फिलहाल, उसमें वो किसी को सज़ा नहीं दे सकते, वो चाहे योगी हो या फिर अमित शाह हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों ही ज़रूरत है मोदी जी की इस वक्त, इसलिए किसी तीसरे आदमी को तो ढूंढना ही था, जिस पर उत्तर प्रदेश में जो हार मिली है बीजेपी को, उस हार का ठीकरा फोड़ा जाए, किसी को बलि का बकरा बनाया जाए। और बलि का बकरा अक्सर कोई लो प्रोफाइल आदमी ही बनता है। तो ये जो साहब हैं भूपेंद्र चौधरी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लो प्रोफाइल नेता हैं, इन्हीं के सर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है हार का। और ऐसा कहा जा रहा है कि उनको बीजेपी नेतृत्व ने कहा है कि भाई आप इस्तीफ़ा दे दो, आज नहीं कुछ दिन बाद, फिर मंत्री आपको बना देंगे। और सबसे बड़ी बात, चौधरी साहब क्योंकि शरीफ आदमी हैं, उन्होंने जिम्मेदारी भी ले ली। अब दोस्तों, मोदी जी का ये जो फार्मूला है
मोदी जी शाह साहब का जो फॉर्मूला है, इसमें एक पेच है, और पेच ये है कि भूपेंद्र यादव को आपने बलि का बकरा तो बना दिया कि भाई ये आदमी जिम्मेदार है, बीजेपी का जो चीफ था यूपी में, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट, मान लिया सर। लेकिन भूपेंद्र चौधरी को कुर्सी से हटाकर अब अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का फिर से अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। यानी अब जो अरेंजमेंट मोदी जी कर रहे हैं उसमें सरकार जो है उत्तर प्रदेश की वो योगी के हाथ में होगी, और जो बीजेपी का संगठन होगा वो मौर्य के हाथ में होगा। यानी सरकार मतलब योगी आदित्यनाथ, पार्टी मतलब मौर्य, और मौर्य का मतलब ये है कि संगठन जो है अब सीधे सीधे अमित शाह के हाथ में आएगा। हालांकि पहले भी संगठन उन्हीं के हाथ में था, और सरकार रहेगी योगी आदित्यनाथ के हाथ। यानी संगठन बनाम सरकार का युद्ध फिर शुरू हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन नहीं, मोदी जी प्रॉब्लम बढ़ाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब दोस्तों आखिरी फैसला जो है इस पूरे मामले में वो तो मोदी जी को ही लेना है, उन्हीं की मोहर लगती है हर बड़े फैसले पर, आखिरी मोहर मोदी जी की होती। देश के भी बादशाह हैं इस वक्त, भले बैसाखियों पर हैं, और पार्टी के बादशाह तो हैं ही, भले पार्टी हार रही है। तो अंतिम फैसला मोदी जी को लेना है शाह साहब की सहमति से, और उनकी पार्टी है वो चाहे मौर्य को ताज पहनाए या योगी को ताज पहनाए, या मौर्य को एक कुर्सी दें, योगी को कोई दूसरी कुर्सी दें या तीसरी कुर्सी दें, ये फैसला मोदी जी को करना है। लेकिन सवाल ये है, द बिग क्वेश्चन, कि ये जो संगठन बनाम सरकार की ये जो अब लड़ाई दिख रही है, क्या ये बीजेपी को और नुकसान देने जा रही है? उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी और कमजोर होगी? क्या वहां पर जो भीतरघात है, जो भीतर ही भीतर तलवारें खिंची हुई हैं, और हर तरफ जो धुआं दिख रहा है, कहीं समर्थन का, कहीं लॉबी का, कहीं बगावत का, क्या ये जो स्थिति है और धुआं धुआं होगी? बिग क्वेश्चन है। आज तीन खास मेहमान हैं, क्योंकि यूपी का मामला है, धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं, और दोनों तरफ से आप कह सकते हैं शो ऑफ स्ट्रेंथ हो रही है। सिद्धार्थ कालंस लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, और योगी की सरकार को, बीजेपी की सरकार को, आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को काफ़ी बरसों से देख रहे हैं। वो होंगे काफ़ी साफ बोलते हैं, बड़ी खबर देते हैं। हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे, हमारे एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और अभिषेक जो डेटा का ध्यान रखते हैं वो भी आपको बहुत सी जानकारियाँ देंगे। तो चलते हैं इन तीनों एक्सपर्ट के पास, इस सवाल की तह में जाने की कोशिश करते हैं, होने क्या जा रहा है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में। सिद्धार्थ साहब, केशव प्रसाद मौर्य को अगर मोदी जी उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दें, योगी जी अगर कुछ महीनों तक मुख्यमंत्री की तरह कंटिन्यू करें, और फिर अमित शाह थोड़ा उत्तर प्रदेश में कम दखल दें, तो क्या ये आग बुझ सकती है कुछ समय के लिए? उत्तर प्रदेश में जो लगी है, लंका लगी हुई है भाजपा की। देखिए दीपक जी, ये मुझे लगता है कि ये कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी विनाशक साबित होगा, कि अगर जो दो तलवारें अभी तक एक दूसरे के सामने दिखती थी लेकिन उनमें एक दूसरे पर हमला नहीं हो रहा था, वो अब एक दूसरे पर हमला करने की स्थिति में आ जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य अभी क्या उनका होगा, वो संगठन में उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी अभी तय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो महत्वपूर्ण कार्य समिति की बैठक हुई उस दिन से उन्होंने सरकार संगठन मैंने तो आपसे ये कहा कि मान लीजिए जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य की नड्डा साहब से चाय पर मुलाकात लंबी हुई, वो चाय की मुलाकात नहीं थी, चाय की मुलाकात 5-6 मिनट में आज की तारीख में खत्म हो जाती है, लंबी मुलाकात। और एक लंबी मुलाकात भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी मोदी जी के साथ हुई। इसलिए मैंने कहा कि क्या अगर केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा की बागडोर दे देते संगठन की, तो ये आग बुझ जाएगी। और आग का तो आलम यह है उत्तर प्रदेश में कि गोमती के पानी में आग लगी हुई है। निश्चित तौर पर इस आग को कहीं से बुझना नहीं है, और केशव प्रसाद मौर्य अगर अभी इस जिम्मेदारी के मिलने से पहले ये बात कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि संगठन के मुखिया बन जाने की स्थिति में वो सरकार पर अपना दबदबा कायम रखेंगे और कायम रखने की कोशिश करेंगे। और अभी तक वो सरकार के हिस्से थे, सरकार में नंबर 2 थे, यानी कि उनके मुखिया योगी आदित्यनाथ थे, एक डेकोरम था,
लेकिन अब वो अपने आप को पहले से कह रहे हैं या अभी बनने से पहले वो ये बता रहे हैं कि संगठन बड़ा है सरकार से। और निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं जितनी लंबी मुलाकात हुई है, कोई ना कोई संकेत है। आज सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट को डिलीट किया, डिलीट करने के बाद फिर से उसे ट्वीट किया, और वो ट्वीट ये था कि 27 में 2017 के जैसे ही परिणाम आएंगे। यानी कि 17 में जब केशव प्रसाद मौर्य खुद उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तो 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी। इसका मतलब उनको संकेत मिल चुका है, और इस तरह की बातचीत वो जो कर रहे हैं, और फिर उन्होंने दोहराया है सरकार पर संगठन की प्रभुता को, उन्होंने फिर से दोहराया है। और कुछ एक लोग और भी जो कि योगी आदित्यनाथ के खेमे के नहीं माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में बड़े पदों पर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उन्होंने उनकी बात में हाँ मिलाई है। तो इसका अर्थ ये है कि संगठन की कमान संभालने से पहले, अगर वो कमान संभालते हैं, तो वो कमान संभालने से पहले दो दो हाथ करने की तैयारी शुरू हो गई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये कहाँ तक आग बुझेगी, मुझे तो आग ये और भड़काने वाली लग रही है। आत्मविश्वास की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी हार की समीक्षा की, समीक्षा में 12 पॉइंट निकल के आए, 12 में 8 पॉइंट इसी सरकार के खिलाफ जाते थे जो प्रदेश में है। योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक में अति आत्मविश्वास को एक कारण बताया। अति आत्मविश्वास किसके अंदर था? अति आत्मविश्वास उसके अंदर था जो 400 पार की बात कर रहा था। अति आत्मविश्वास मैं समझ गया। ओवर कॉन्फिडेंस आपने कहा, ओवर कॉन्फिडेंस जो है उसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया। इशारा मोदी जी की तरफ था, जिन्होंने पार्लियामेंट में ब्रेकिंग न्यूज दी पहली बार एक प्रधानमंत्री ने कि हम 400 पार ला रहे हैं। पहली बार प्रधानमंत्री ने विधेयक, कानून या किसी राष्ट्रीय मुद्दे की जगह अपनी पार्टी के सीटों की बात करी। एक सेफोलॉजिस्ट की तरह उन्होंने कहा कि हम 400 पार ला रहे हैं। इसको सिद्धार्थ कान्हंस का कहना है कि योगी जी ने इसे ओवर कॉन्फिडेंस इशारों बताया। केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष बनते हैं भाजपा के या नहीं बनते हैं, ये मुझे लगता है फैसला मोदी जी को करना है, और इसमें हम लोग चारों लोग मिलके कुछ नहीं कहेंगे। मैं वो उन पर छोड़ता हूँ, जब बन जाएंगे फिर हम दोबारा सिद्धार्थ जी आपसे बात करेंगे। मैं तो अब लखेड़ा साहब के पास आ रहा हूँ। जी लखेड़ा साहब, ऐसा लग रहा था कि जो तलवारें हैं जिस तरह से खिंची हुई थी, उधर से अमित शाह की टीम कारपेट बॉम्बिंग कर रही थी। मौर्य बोल रहे हैं तो कभी मोती सिंह बोल रहे हैं, तो कभी विधायक रमेश मिश्रा बोल रहे हैं, तो फिर राजभर जो है वो स्यापा कर रहे हैं, तो पता लगा संजय निषाद भी उसी आग में कूद गए। आप कह सकते पूरी वानर सेना जो थी वो एकदम हमला के मूड में थी, लगता है लंका जला देंगे पूरी तरह से। और अब मैं देख रहा हूं कि अमित शाह जी थोड़ा सा शांत हो गए, थोड़ा चुप हैं, ऐसा लगता है 2 कदम पीछे आ गए। योगी जी भी, उन्हें लग रहा है कि चलो भाई ठीक है, अगर चुप हो गए तो मैं ज्यादा क्यों बोलूं। मुझे लग रहा है कि एक कंप्रोमाइज हो गया है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये कंप्रोमाइज स्थायित्व है, इज इट परमानेंट? ये परमानेंट कंप्रोमाइज है या ये कंप्रोमाइज टेम्परेरी है अमित शाह और योगी के बीच में, या कंप्रोमाइज है ही नहीं, एक मजबूरी है क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव होने, इसलिए एक सीज फायर कर दिया, युद्ध विराम है कुछ दिन के लिए। लखेड़ा साहब देखिए, 4 जून को जो चुनाव के परिणाम आए लोकसभा के, उसके बाद ऐसा लगा जैसे सेंसेक्स होता है ना कि 1 घंटे में भाव बढ़ रहा है, फिर हट जाएंगे। योगी निशाने पर, दिल्ली निशाने पर, दिल्ली की हार, योगी की हार, ये कई तरह के गुणाभाग ये बता रहे हैं। और दूसरा ये है कि एक आग जिसको कहते हैं, पहला स्टेट है उत्तर प्रदेश का, हार के बाद इतनी बुरी हार हुई है, उसके बाद इसमें पूरी राज्य की राजनीति में आग लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर आग लगी हुई है। फिर अभी जो बातचीत से उभरा है थोड़ी बहुत कि भाई आग बुझने वाली है, मैं तो ये मानता हूं कि ये जो आग लगी है ये बुझने के लिए नहीं लगी। ये आग जो है 2027 को भी ले लेगी, ऐसा मेरा आकलन है, मेरा फीडबैक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आग बुझने के लिए नहीं लगी है, आग बुझा देंगे ऊपर से, ये भीतर ही भीतर एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। डूब के मतलब है 2027 में डूबना है, मतलब और कोई आपका कहना है कि विकल्प नहीं है। बीजेपी हैज टू लूज, इट लुक्स लाइक दैट।
न कोई अभी अभी तो फिलहाल मुझे कोई सूरत ऐसी नजर नहीं आ रही है। और ये जो बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, ये बैलेंसिंग एक्ट जो हो रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को लाएंगे, उनको एक सरकार से हटा देंगे, उनको एक पोस्ट दे देंगे, फिर उनको योगी के सामने खड़ा कर देंगे, पिछड़ा चेहरा है। मुझे लग रहा है कि इससे तो झगड़ा और बढ़ेगा। देखिए झगड़ा आज हालत क्या है? हालत यह है उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में कि बीजेपी का जो सबसे बड़ा संकट है कि केशव प्रसाद मौर्य अपना पिछला चुनाव खुद ही हार गए थे। ब्रजेश अवस्थी का एक सीमित दायरा है, उस सीमित ब्रजेश पाठक ब्रजेश पाठक का एक सीमित दायरा है। उस सीमित दायरा में उनकी एक दुनिया है, उसमें वो टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लोग कहते हैं मुझे तो दिल्ली में मिले थे वो बीपी हाउस में कई साल पहले, तो उन्होंने बड़ा प्रणाम किया, भैया जी प्रणाम। तो मुझे लग रहा बड़े विनम्र, लेकिन लोग कह रहे हैं नहीं विनम्र नहीं, वो आपके साथ विनम्र हुए होंगे। वो बहुत तेज दिमाग के व्यक्ति है। और वो जो है, ये जो चीजें खड़ी हो रही है, ये सारी चीजें ये नहीं ठीक कह रहे हैं आप। अगर ब्रजेश पाठक अगर ब्रजेश होते तो हो सकता है अमित शाह को कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरी जो लड़ाई है उसका हल मिल जाता है। लेकिन ब्रजेश पाठक हैं और केशव मौर्य हैं। जी एक पॉइंट है जो मैं कह रहा था, उसको खत्म कर रहा हूँ एक मिनट, आधा मिनट में। देखिए इनके पास अपने जिलों के बाहर ये अपनी सीट नहीं जिता सकते, न बगल वाली सीट जिता सकते हैं, अपने जिले की सीटें नहीं जिता सकते, तो ये मंडल की सीटें क्या जिताएंगे? और योगी के साथ जो कद है योगी पूरे प्रदेश के नेता हैं। और योगी का जो जनाधार है, मैं बता रहा हूं, वो मोदी का जनाधार नहीं है। आप दोनों का जनाधार की आप कोई एजेंसी हो, जो उत्तर प्रदेश में वोट पड़ा है, जो मेरा निजी आकलन है, वो योगी की वजह से वोट पड़ा है। ठीक है, मोदी का भी एक उसमें वैल्यू एडिशन हुआ है, लेकिन योगी की जो गवर्नेंस थी, चाहे वो प्रो हिंदू, हिंदुत्ववादी, एंटी मुस्लिम, बुलडोजर, अखिला साहब, आई गॉट योर मैसेज। आपका जो संदेश है मुझे मिल गया। आप कहना ये चाह रहे हैं, जो आपका निष्कर्ष है पहले सवाल के जवाब में, वो ये है कि योगी थे तो गनीमत है कि 33 सीटें आ गई। योगी नहीं होते, भजन लाल होते, वहां पर भजन लाल शर्मा होते, तो कीर्तन भजन करना पड़ जाता मोदी जी को, और हो सकता है 33 की जगह 23 ना आती। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत इज्जत बची बीजेपी की, वो योगी की वजह से बची, ये लखेड़ा साहब कह रहे हैं। मैं अभिषेक जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज योगी जी काफी हरकत में थे, काफी आक्रामक थे, और उन्होंने आज एक मीटिंग भी बुलाई। उस मीटिंग में उन्होंने जो ये 10 सीटों पे बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, योगी जी ने कहा है कि भाई 10 की 10 हम जीतेंगे, और अमित शाह को हम बताएंगे कि चाणक्य क्या होता है। मेरी किसी से बात हो रही थी, योगी जी के खास थे, उनका ये कहना है कि योगी जी महाराज बताएंगे इस बार चाणक्य का मतलब क्या होता है, ये अमित शाह को बताएंगे 10 में 10 सीटें जीत के। आपको लगता है कि 10 में 10 सीटें योगी जी जीत लेंगे अगर उनको केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, या जो भी अमित शाह की टीम है, संजय निषाद, राजभर वगैरह, अगर योगी जी को डिस्टर्ब ना करें, तो क्या 10 में 10 जीत सकते हैं, या इट्स अ वेरी क्लोज फाइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम? दीपक जी, पहला सवाल तो ये उठता है ना कि 10 सीटें जीतने का यानी चुनाव जब होंगे तब तक योगी आदित्यनाथ को मौका मिले, ये बड़ा सवाल है कि क्या वाकई गुजरात लॉबी उन्हें तब तक टिकने देगी, और यदि वो टिक जाते हैं, वो 10 में कम से कम 6 सीटें यानी 60% का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर लेते हैं। ध्यान रखिए, बीजेपी की 3 ही सीटें हैं उसमें, अगर ये 6 सीट जीत जाते हैं, 60% का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर लेते हैं, तो कोई नहीं हटा पाएगा। असल खेल यहां दूसरा है, स और मात का खेल है कि यह एक खेमा ये चाहता है, जो जिसको आप गुजरात लॉबी कहते हैं कुछ लोग, एक खेमा ये चाहता है कि यही मुफीद वक्त है योगी आदित्यनाथ से छुटकारा पाने का। दूसरे को लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ से छुटकारा पाने में कहीं ऐसा ना हो कि जनता ही भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पा ले। इन दोनों के बीच भारतीय जनता पार्टी में विमर्श हो रहा है कि पिछड़ा वर्ग की जो एक नए सिरे से जाति गणना और बाकी मुद्दों को लेकर, संविधान बचाने को लेकर, दलितों की, ये सारे मुद्दे जब एक साथ सामने आ रहे हैं, तो इन मुद्दों के मुकाबले के लिए क्या योगी आदित्यनाथ का चेहरा मुफीद है? उन्हें बनाए रखकर इन मुद्दों को किनारे लगाया जा सकता है, या फिर उन्हें हटा करके किनारे लगाया जा सकता है, और उन्हें हटाने पर कहीं देशव्यापी राजपूतों की नाराजगी न झेलनी पड़ जाए। भारतीय जनता पार्टी दरअसल, दीपक जी,
तरह से इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, खासकर शीर्ष नेतृत्व, कि योगी आदित्यनाथ को बनाए रखने में फायदा है या हटाने में फायदा है, और दोनों में नुकसान किसमें कम है। नुकसान तो जो होना था हो चुका, हो सकता है और ज्यादा हो जाए योगी आदित्यनाथ को हटाने पर, या हो सकता है कि नुकसान की भरपाई भी हो जाए। लेकिन दिल्ली और लखनऊ के बीच एक तो महत्वाकांक्षाओं की टकराहट, पोस्ट मोदी क्या होगा इसकी टकराहट, और दूसरी जनाधार को लेकर, सोशल इक्वेशन को लेकर, जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, उसको लेकर सब कुछ चल रहा है। और उसमें फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने गुजरात लॉबी को पहले राउंड में मात तो दे दी है। जिस प्रकार से लखनऊ में मीटिंग की, 4 मंत्रियों को बाहर किया वो उपचुनाव वाली कमेटी से। जी ठीक, नहीं सही कह रहे। सिद्धार्थ जी, एक सवाल और है। मान लीजिए जिस तरह से मैं हरकत देख रहा हूं गुजरात लॉबी, यानी मोदी और अमित शाह का जो कैंप है, उसके अंदर जो सरगर्मियां हैं, जिस तरह से बार बार कभी पाठक जी जाते हैं, कभी केशव प्रसाद मौर्य जाते हैं, कभी राजभवन बात हो रही है, तो कभी विधायकों से बात हो रही है, कभी पदाधिकारियों से बात हो रही है। ये जो मोदी और शाह पूरी तरह फोकस कर रहे हैं लखनऊ पर, हालांकि फोकस उनको महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड करना चाहिए जहां चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए अगर मोदी जी ने वाकई तलवार चला दी और योगी जी को कुर्सी से हटा दिया, तो क्या योगी शिवराज सिंह चौहान टाइप के हैं, भाई ठीक है चुपचाप वापस गोरखपुर चले जाएंगे, जो भी ट्रेन जाती है दिल्ली से, लखनऊ से गोरखपुर, क्या वो लखनऊ की गाड़ी में बैठ के गोरखपुर चले जाएंगे, चुपचाप रहेंगे, या योगी का जो एक स्वभाव है वहां पर आक्रामकता देखने को मिलेगी कि कोई ना कोई बीजेपी के अंदर है जो मोदी को चैलेंज दे सकता है? क्या आपको लगता है कि इतना आसान नहीं है योगी को हटाना? निश्चित तौर पर योगी को हटाना आसान नहीं है, खास तौर पर तब जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अभी जो कार्य समिति हुई है उस कार्य समिति में यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडा पे आगे बढ़ेगी, जिसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के एजेंडा पे आगे बढ़ेगी। जबकि उत्तर प्रदेश की राजनीति का विमर्श बदल गया है, उत्तर प्रदेश की राजनीति सामाजिक न्याय की तरफ मुड़ गई है। अब ऐसे में ये जो अभिषेक जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ा असमंजस की स्थिति है कि राजनीति तो सामाजिक न्याय की तरफ मुड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के एजेंडा को छोड़ना भी नहीं है। तो हिंदुत्व के एजेंडा को छोड़ना नहीं है तो योगी आदित्यनाथ को छेड़ना भी नहीं है, और सामाजिक न्याय की राजनीति में अपने आप को फिट करने के लिए उसको कहीं ना कहीं मौर्य साहब की जरूरत है। और अब इस असमंजस में योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से जिसे कहते हैं स्पेस मिलता जा रहा है। इस बार के योगी आदित्यनाथ में अब से पहले के योगी आदित्यनाथ में एक फर्क है। इससे पहले जब योगी आदित्यनाथ पर को हटाने की मुहिम चली, योगी आदित्यनाथ पर हमले तेज हुए, तो योगी आदित्यनाथ एक तरीके से सीजफायर मोड में थे। इस बार योगी आदित्यनाथ दोनों चीज कर रहे हैं। एक तरफ वो एग्रेशन उनमें दिखाई पड़ रहा है, जो वो कह रहे हैं कि आत्मविश्वास के चलते हार हुई और वजहों से हार हुई। योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों को जो विधानसभा में उपचुनाव होने हैं अपने खास 30 मंत्री झोंक दिए हैं। किसी पार्टी में अभी चर्चा भी नहीं हो रही, उन्होंने 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है 10 सीटों के लिए। इनमें कई सीटों पर मतलब एक सीट पर 3 मंत्री, एक सीट पर योगी के 3 मंत्री चुनाव लड़वाएंगे। 3 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी और आज कह दिया उन्होंने कि आप हफ्ते में कम से कम 2 रातें उन्हीं क्षेत्रों में रात्रि विश्राम करें, आप वहीं रुकें, रात में भी वहीं रुकें। तो ये योगी आदित्यनाथ ने अभी से जिस तरीके से एक अग्रेशन का मोड अडॉप्ट किया है। दूसरा देखिए आप, जो योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द के लोग हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, जिस तरीके से वो हमले बोल रहे हैं, वो दिल्ली की लॉबी को सीधे सीधे निशाने पर ले रहे हैं। उसमें किसी पत्रकार को भी वो निशाने पर ले रहे हैं लगातार। आप ट्वीट देखें, आप पोस्ट देखें, आप बहुत सारी चीजें देखें, तो वो एक एग्रेशन का जो मोड है। इसके साथ साथ देखिए योगी आदित्यनाथ पहली बार एकोमोडेटिव भी दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने आप देखें उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के फैसले को वापस लिया, यहां तक कह दिया कि जिसने ऐसा किया उस पर कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस के मामले में अपने कदम पीछे खींचे हैं, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ये योगी आदित्यनाथ इस तरह का उनका जो कार्यशैली है वो पहले नहीं रहती थी। तो इस बार योगी आदित्यनाथ मुझे लगता है कि सीधे तौर पर वो हमला भी बोल रहे हैं, अपने आप में भी एक कोर्स करेक्शन के मोड में भी हैं, दोनों चीजें हैं। और बड़ी आसानी से आदित्यनाथ अपने पास से कुर्सी जाने नहीं देने वाले हैं।
और अगर ऐसा होता है तो ये भी जान लीजिए कि आसानी से वो घर जाकर बैठने वाले भी नहीं है। बड़ी बातें कह दी। और अगर आपकी बातें अमित शाह सुन रहे होंगे तो अगर चाय पी रहे होंगे तो चाय कड़वी लगेगी उनको कुछ देर के लिए। तीन बातें इंपॉर्टेंट कही सिद्धार्थ जी ने कहा कि एक तो योगी आदित्यनाथ ने अपने को चेंज किया है, अपने को थोड़ा सा बदला है, बुलडोजर को थोड़ा पीछे कर दिया, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करते उस पर भी थोड़ा सा वो एक हल्का सा एक नरम लाइन ले रहे हैं फिलहाल, और अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो चीज कर रहे हैं जो एक कुशल चतुर नेता करता है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं सिद्धार्थ कालंस कि भाई कहीं भी अमित शाह के आगे नहीं झुकेंगे। वहां पर योगी आदित्यनाथ एक मठाधीश की तरह जिद्दी हो गए, यानी पूरा मोर्चा डंके की चोट पर खोल रखा है। अमित शाह और उनके इर्द गिर्द चाहे वो पत्रकार हो, फाइनेंसर हो, जो भी हो, उसको वो निपटा रहे हैं। और तीसरी चीज जो सिद्धार्थ ने कही कि भाई किसी भी कीमत पर अगर योगी को हटाया गया तो फिर अंजाम बुरा होगा, वो झगड़ा करेंगे, वो शिवराज सिंह चौहान जैसा सरेंडर नहीं करेंगे। मतलब कोई पूंछ दबा दे और वो दब जाए, ऐसा नहीं होने जा रहा है, वहां तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। लखेड़ा साहब जी, इतनी हिम्मत योगी आदित्यनाथ, भाई एक तरह से मुलाजिम ही तो हैं प्रधानमंत्री के, उन्हीं ने तो बनाया था, लेकिन आज आंख से आंख डाल के बात कर रहे हैं। अमित शाह जो है, मैं देख रहा हूं कि पहले तो लखनऊ बहुत आते थे, अब लखनऊ भी नहीं आ रहे हैं अमित शाह। ये जो हिम्मत है, ये इसके पीछे क्या है? क्या आरएसएस खड़ा हुआ है योगी के पीछे? साधु संत खड़े हुए हैं? हु आर द पीपल बैकिंग हिम? कौन उनके पीछे है जो अमित शाह को और मोदी को ललकार रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव की जो ओवरऑल जो फिजा है, वो फिजा में मोदी का जो पूरा जो एक विराट व्यक्तित्व, विराट छवि, वो तहस नहस हो गई, ध्वस्त हो गई। वो मोदी के चेहरे के को सामने रख करके चुनाव जीतना अब भारतीय जनता पार्टी का रणनीति नहीं रहेगी आने वाले वक्त में। वो एक कंपोनेंट रहेंगे, ऊर्जा रहेंगे, लेकिन ओवरऑल जितना 10 साल में वोटर को रिझाना था, वो वोटर को रिझा चुके हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि लोकसभा चुनाव में जो करारी हार हुई है, उस हार के लिए अकेले योगी को जिम्मेदार ठहराना महामूर्खता है गुजरात लॉबी की। और यही चीज ये जो इन्होंने, देखिए, एक हफ्ते 10 दिन तक इन्होंने पूरी तरह योगी को अकेला कर दिया। ये इसमें कोई शक नहीं है कि योगी को कॉर्नर कर दिया, अकेला कर दिया। मंत्रियों की बनारस में बैठकें हुई और दिल्ली के जो कालंसी बोल रहे संपादक, टेलीविजन के मालिक, उनको उनकी लॉबी और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर लॉबी, ये बनारस में 9 मंत्री ये बैठक रणनीति बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ये जो 9 मंत्री हैं, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं 2-2, ये जनाधार के मामले में योगी के आगे कहीं ठहरते नहीं है, कहीं नहीं ठहरते ये लोग। इनका अपने जिलों से बाहर, जैसे मैंने पहले कहा, कोई जनाधार नहीं है। योगी और मोदी एंड अमित शाह इस बात को समझ गए हैं कि इस बार अगर हमने छेड़ाखानी की तो उत्तर प्रदेश तो जाएगा ही। हम लोग बाकी राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, वहां भी हमारी भद्द पिटेगी। उत्तर प्रदेश में इतनी सक्रियता दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है, उस हार के कोर्स करेक्शन किया जाए, और उसके ज्यादा ये फिलहाल अब जाने वाले नहीं है। और ये जाएंगे, इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ केंद्र में मोदी के अंडर में मंत्री बन जाए और अमित शाह के 4थे नंबर की कुर्सी पर बैठे रहें, ये मंजूर उनको है नहीं। वो तो उठेंगे और जो मठ है ना, गोरखनाथ मठ, वहां जाके बैठ जाएंगे। चला लो तुम पार्टी दुकान अपनी। और फिर वहां से राजनीति होगी, वहां से गदा निकलेगा, तीर चलेगा वहां से। जी। तो ठीक आपने कहा, मैं सहमत हूं आपकी बात से कि योगी को अंडर एस्टिमेट ना करे गुजरात लॉबी, यही एक मैसेज लखनऊ से योगी दे रहे हैं। अभिषेक, मैं एक चीज जानना चाह रहा था, बहुत क्योंकि समय हो गया है और 1 मिनट में मैं जवाब चाहता हूं। मान लीजिए, अगेन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मान लीजिए कि अमित शाह महाराष्ट्र जीत लेते हैं, हरियाणा जीत लेते हैं,
महाराष्ट्र जो हाथ से निकल रहा है, अगर महाराष्ट्र हरियाणा जीत लिया, मैं झारखंड पे बात नहीं कर रहा, महाराष्ट्र हरियाणा अगर जीत लिया बीजेपी ने, चांसेस कम है, चांसेस बहुत कम है, वहां पर उद्धव ठाकरे शरद पवार खुलकर बैटिंग महाराष्ट्र में कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैंने कहा कि अगर अमित शाह महाराष्ट्र जीत लेते हैं, हरियाणा जीत लेते हैं, तो क्या जीतने के बाद दिसंबर में उत्तर प्रदेश का युद्ध फिर शुरू होगा? क्या फिर हिसाब किताब तय करेंगे फाइनल? अभी अमित शाह थोड़ा फोकस वहां कर रहे हैं, दिसंबर के बाद फिर से जंग शुरू होगी अगर वो जीत गए। 1 मिनट में बताइए। दीपक जी, आपने जो बात कही कि महाराष्ट्र हरियाणा जीत लिया या झारखंड जीत लिया या 3 में कम से कम 2 राज्य जीत लिए तो क्या होगा यूपी में? पहली बात तो ये कि मुझे तो कम से कम मेरी व्यक्तिगत राय में, मेरा जो अपना आकलन है वो ये कहता है कि वहां तक ये मामला नहीं जाएगा। गुजरात लॉबी इस मामले को वहां तक ले जाना नहीं चाहती है, और अगर वहां तक ले करके गई और वाकई जैसा आप कह रहे हैं कि वहां कोई मिरेकल हो गया, कोई चमत्कार हो गया, वो जीत गए, तो तय मानिए कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाएगी। जब अमित शाह ताकतवर होंगे तो रास्ते के एक एक कांटे को निकालेंगे। देवेंद्र फडणवीस को कैसे निकाला गया आपको पता है, दूसरे राज्यों में कैसे निकाला जा रहा है। अब ऑपरेशन उत्तर प्रदेश की बारी है। अगर उत्तर प्रदेश में जनता 60 सीटें भी दे चुकी होती तो तय मानिए अब तक जो नेतृत्व परिवर्तन होगा या नहीं होगा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अब तक हो चुका होता। जी यानी अमित शाह मोदी जी के चाणक्य समय का इंतजार कर रहे हैं कि सब कब अनुकूल समय आए, कब मनमाफिक समय आए और तब वो हमला बोले, उस मौके का उनको इंतजार है। एक बात रह गई और मैं चाहूंगा कि लास्ट क्वेश्चन में सिद्धार्थ भाई से ही पूछूं, और उत्तर प्रदेश पे बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं योगी की और अमित शाह की, हम पराजय डिस्कस कर रहे हैं, हमने विजय तो डिस्कस ही नहीं किया, हम विजय को तो भूल गए। विजय मतलब अखिलेश यादव। मैं देख रहा हूं आजकल अखिलेश बाबू जहां भी जा रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं। ये सिद्धार्थ भाई क्या है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं आजकल अखिलेश यादव, क्या मतलब है? क्या उनको लग रहा है वाकोवर मिल रहा है? क्या उनकी स्थिति और मजबूत हो रही है? क्या आपको लगता है कि जो लखनऊ में चर्चा हो रही है कि अगर ये झगड़ा होता रहा अमित शाह और योगी का और बीजेपी बटी रही कई खेमों में, तो इट्स एडवांटेज अखिलेश यादव? इज इट एडवांटेज अखिलेश यादव? निश्चित तौर पर अखिलेश यादव का एडवांटेज है, और अखिलेश यादव अगर योगी आदित्यनाथ बने रहते हैं, अखिलेश यादव के पास तो खुलकर खेलने का ये मौका है कि भाई सामाजिक न्याय की तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति जा चुकी है। और उत्तर प्रदेश में आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी की कमान किन हाथों में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से चल रही है। और अगर ये झगड़ा बना रहता है, परिवर्तन हो जाने की दशा में, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और बड़े आराम से 2.5 साल सरकार चलती रहेगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद का जो घमासान है वो शायद अखिलेश यादव के लिए और ज्यादा मुफीद साबित होगा। तो वो एक तरीके से ये मान के चल रहे हैं कि उनके दोनों हाथों में लड्डू है, उनके दोनों हाथों में लड्डू है। वो ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जितनी जूठन पैजार होगी, आप देखें वो जिस तरीके से मामला है भारतीय जनता पार्टी के भीतर का, भारतीय जनता पार्टी में किसको क्या दिया जाए, लेकिन चुटकी कौन ले रहा है? चुटकी अखिलेश यादव ले रहे हैं, क्योंकि वो मान के चल रहे हैं कि इतनी जूठन पैजार होगी, उनके दोनों हाथों में लड्डू का वजन बढ़ता जाएगा, और शायद इसलिए वो सबसे ज्यादा मुतमईन हो रहे हैं। खैर, मैं मिसाल नहीं देना चाह रहा था कि 2 बिल्ली की लड़ाई में बंदर जीता, मैं इस पर नहीं कहूंगा, ये मिसाल ठीक नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की अगर ये तलवारबाजी चलती रही तो एक चीज जो दीवार पे जैसे इबारत दिख रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, कि ये एक बहुत ही अनुकूल समय होगा अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव का संगठन वैसे भी मजबूत है, संगठन ने मैसेज भी दिया है, जिस तरह से उन्होंने ऐतिहासिक सीटें हासिल की हैं और मोदी का रथ रोक दिया लखनऊ से, ऐसा लगता है कि अति पिछड़ा और दलित कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के साथ है, और उसमें थोड़ी बहुत भूमिका राहुल गांधी की भी है। सिर्फ अखिलेश को ये देखना होगा कि राहुल गांधी से कोई टकराव ना हो, ना काडर से हो ना कुछ हो। अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग बनी रही, इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग बनी रही और ये जो दो हैं ये लड़ते रहे, तो 2027 बहुत स्पष्ट जो है जनादेश अभी से दिख रहा है। सिद्धार्थ आप आए और लखेड़ा साहब आप आए, अभिषेक आप आए, और सबने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कही जो एक निष्कर्ष में निकालूं कि थोड़ा सा डिफेंसिव जो है वो अमित शाह हुए हैं। हालात ने उनको पीछे जो है बैकफुट पे वो
उनको कर दिया है। और इधर इसका फायदा जो है, जो सिद्धार्थ कह रहे थे कि एक लाइफलाइन मिल गई है योगी आदित्यनाथ को, और योगी आदित्यनाथ उपचुनाव जो 10 सीटों का उपचुनाव है, 10 में 10 या 10 में 8 सीट जीत के मैसेज देना चाहते हैं मोदी को कि चाणक्य दिल्ली में नहीं, चाणक्य लखनऊ में बैठा। देखने होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। तखड़ा साहब, तजुर्बे वाली आंखें और आपकी जो जिस तरह से आप चीजों को बताते हैं, समझाते हैं, उसका कोई जवाब नहीं। और सिद्धार्थ भाई, हर ब्रेकिंग न्यूज आप ही के जुबान से निकलती है, बड़ी बड़ी खबरें आपसे मिलती रहती हैं हमें। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना मसरूफ समय निकाल के हमारे उसमें आए। Thank you so much on behalf of my friends for joining this program. Thank you all of you. Thank you so much.